वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज खास बातचीत होगी, खास चर्चा होगी और टॉपिक हमारा रहेगा आज का जो रिसेंट पास्ट में जो एक अटैक किया है यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ने एयर स्ट्राइक किया है, फोर्स है उसने यहाँ पे, और 150 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुए और 4 जो बिग सिटी थी और 34 पीपल हैव बीन किल्ड। और ये सारा है इससे बोल्ड सिनेरियो जहाँ जियो पॉलिटिक्स जो दूसरे रिलेशन है, इकोनॉमी का पे क्या रहेगा, असर रहेगा और हमारे इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो सारी बातें ये मैं आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण जोगरा ने हैं, तो हमसे ये बातें करते रहते हैं ये इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो ये टॉपिक वो एक बड़ा ज्वलंत है, वो वनरेबल है, तो इसलिए इस टॉपिक पे हमने और इस वक्त ये बोर्ड की जो सिचुएशन है तो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बात करते हैं इस पे। तो डॉक्टर साहब ये मैंने जो बोला है, और तो आप थोड़ा सा ये इस टाइप के थोड़ा हिस्ट्री में भी जाइए और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला, पहले ब्रीफ, फिर आस्ता आस्ता हम बात करते रहेंगे। नमस्कार श्रोताओं, जैसे जब साहब ने कहा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये जो ऑपरेशन था एक किस्म की एयर स्ट्राइक थी जो कि 3 जनवरी को अमेरिका ने की, और उनकी जो कैपिटल कैराकास में उनका जो वेल फोर्टिफाइड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन थी जहां पर हाई सिक्योरिटी थी, जिसमें रशिया चाइना का सारा वो वेपन्स इन्वॉल्व थे उसको सिक्योरिटी में, वहां से उनको एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके जो प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेंस को उनके बेडरूम से निकाल के घसीटते हुए उनको हाथों में हथकड़ियां पहना के आधे घंटे के ऑपरेशन में अमेरिका ले जाया गया। और 5 जनवरी को उनका फेडरल कोर्ट न्यूयॉर्क में एक ट्रायल होने वाला है अमेरिका की कोर्ट में। अब देखो, अमेरिका की कोर्ट में ट्रायल हो रहा है इंटरनेशनल आदमी का, और वहां पर उनके ऊपर जो चार्जेस लगे, एलिगेशंस बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग के बारे में जो भी इन्होंने अमेरिका के अंदर इन्फ्लक्स किया है वही मेन चार्जेस हैं। तो अब मैं बताऊंगा ये जो ऑपरेशन हुआ था, इस ऑपरेशन ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं, और पिछले 40-50 साल में ऐसा मेजर ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। 36 इयर्स बैक 1989 में अमेरिका ने सिमिलर ऑपरेशन लैटिन अमेरिका की कंट्री पनामा में किया था, और 36 साल के बाद आज एक वही ऑपरेशन रिपीट हो रहा है। लेकिन इससे क्या हुआ है, इस ऑपरेशन ने यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएनईपी, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और काफी जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि एफिलिएटेड है यूनाइटेड नेशन से, उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं, यानी कि मनमानी की है। इसका मतलब वो उनकी तरफ से कोई भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, पहले भी कोई स्टेटमेंट का किसी पे असर नहीं था। और श्रोताओं, आपको बताऊं ये सारा इसका पीछे प्रीव्यू क्या था, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, अमेरिका ने ये काम क्यों किया बेसिकली। अब ये क्या था कि 2013 से निकोलस माडुरो वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं वेनेजुएला के, और वहां से लेके आज तक 2026 से ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए हैं, और वहां अब वो डिक्टेटर बन चुके थे। लेकिन 2013 के बाद से निकोलस माडुरो ने कभी भी अमेरिकन हेजीमोनी के आगे घुटने नहीं टेके, और अगले इलेक्शन में उनके ऊपर इल्जाम लगे कि उन्होंने इलेक्शन में रिगिंग की है। लेकिन सारा ये अमेरिका का वर्णन है, और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनकी, ऐसा नहीं था। और अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, इलेक्शन उन्होंने पोस्टपोन भी किए थे। लेकिन हुआ ये कि इस दौरान 2015 में जब ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने सैंक्शंस लगाना शुरू किए। उनका कहना था कि अमेरिका की वजह से वेनेजुएला इज ए थ्रेट टू यूनाइटेड नेशंस इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि उस वक्त कुछ क्रिमिनल्स लोग थे 100 के आसपास जो कि वेनेजुएला के अमेरिका में पाए गए, कुछ ड्रग ट्रैफिक में भी लिप्त थे। और उसके बाद 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट प्रेसिडेंट अपने फर्स्ट टर्म में आते हैं, वो उन्हीं सैंक्शंस को कंटिन्यू करते हैं। और लेकिन जब सेकंड टर्म में यूएस प्रेसिडेंट आते हैं तो इनके तेवर काफी तेज थे वेनेजुएला के खिलाफ। और हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों में ड्रग ट्रैफिकिंग काफी बड़ी थी, और ये ड्रग्स जो थे चाइना के ड्रग्स थे जो कि वेनेजुएला के रास्ते अमेरिका में इन्फ्लक्स हो रहे थे।
और अमेरिका के बैकयार्ड में ऑलमोस्ट सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं इस वक्त ड्रग ट्रैफिकिंग में लिप्त हैं। लेकिन क्या हुआ 11 साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अब जैसे ही सेकंड टर्म आता है यूएस प्रेसिडेंट का, तो एक वो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर करते हैं। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के मुताबिक से अब एक महीने में 35 जो वेसल्स थी, जो शिप्स थी, जो कि ड्रग्स के लिए सारी डिस्ट्रॉय की उन्होंने, और 115 वेनेजुएला के लोग मारे गए उन शिप्स में। तो ये पहला स्टेप था। और पिछले कुछ सालों में 7.7 जो मिलियन रेफ्यूजीज थे वेनेजुएला के बाकी कंट्रीज में भी आए हैं, क्योंकि वहां की इकोनॉमी काफी डाउन हो गई थी। उनका तेल जो है पिछले 7-8 साल में, हालांकि लार्जेस्ट कंट्री है ऑयल रिजर्व के, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। और उसके बाद 10 दिसंबर को एक टैंकर होता है स्किपर नाम का, उसको अटैक करता है अमेरिका, उसको डिस्ट्रॉय करता है। और 16 दिसंबर आखिरी दिनों में क्या होता है कि अमेरिका वेनेजुएला से सारे आने जाने वाले जहाज बंद कर देता है। कोई टैंकर अब अमेरिका से वेनेजुएला नहीं जाएगा, वेनेजुएला से अमेरिका नहीं जाएगा। लेकिन श्रोताओं, ये जो हुआ है इसके पीछे एक और बात बताऊंगा कि पिछले कुछ दिनों से वेनेजुएला को चाइना की सारी सपोर्ट मिली। चाइना की सारी सपोर्ट, चाइना ने और रशिया ने वेनेजुएला को काफी हथियार दिए, सबमरीन्स दी, उनको फोर्टिफाई किया, एंटी डिफेंस रडार सिस्टम सप्लाई किए। उनको भी आशंका थी कि कहीं अमेरिका ये अटैक ना करे वेनेजुएला के ऊपर। लेकिन क्या होता है, पिछले एक हफ्ता पहले की बात है कि रातों रात चाइना और अमेरिका के 3 प्लेन्स आते हैं। रातों रात 800 टन सिल्वर जो है वेनेजुएला के खजाने से ले लिया जाता है और रातों रात वो अमेरिका, रशिया और चाइना में पहुंचा दिया जाता है। सबसे चाइना ने इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। और जब अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज को पता चलता है, तो अपने आप में ट्रंप अपने आप को महसूस करते हैं कि मेरी नाक के नीचे से कैसे हो गया। तो उन्होंने प्लान बनाया कि अब अल्टीमेटली ये प्लान था कि जाके माडुरो को किया कैद। और अब तो उनके पास खजाने तो खाली थे, लेकिन अब जाके वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व के ऊपर अब अमेरिका का अधिकार हो गया है। अमेरिका के जो खाली खजाने थे, अब अगले 50 साल के लिए उन्होंने अपनी एनर्जी सिक्योर कर ली है। तो जैसा आगे तो ये जो आपने बात की, देखिए बात ये है, ठीक है, मैंने जैसे आपने बताया ये केस है कि केस चल रहा है वेल्डर कोर्ट में, ठीक है। तो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट और एक कंट्री का प्रेसिडेंट है, और उसकी जो वाइफ है उसको और वहां पे रात को 150 जो एयरक्राफ्ट और फिर डेल्टा फोर्स और एयर स्ट्राइक करके बंदे को, जहां पे आपने जैसे कहा यूएन है, यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट करता है, उसकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, वो पूरा एक सिस्टम है। तो जैसे हमने एक टाइम पे जो भी हम भी ले जाते हैं और दूसरी कंट्रीज भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर कोई कंट्री मैटर रिजॉल्व नहीं कर रही है, जैसे फेडरल कोर्ट में इसको पेश नहीं हो रहा था, समहाउ ट्रायल चल रहा था, जो नार्को टेररिज्म और ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग का ये यूएन जो बनाया गया है, यूएस भी है उसमें परमानेंट मेंबर है, और ये बातें करते हैं, जो यूएन चार्टर की बात करते हैं, यूएन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो अगर इस किस्म की सीधा ही बंदा उठाया आपने एक मुल्ज़म वहां से, एक किसी ट्रायल में चाहिए आपको, भाई आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच करो, वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और आपका ही वहां पे सारा सिस्टम प्रिवेल करता है। वहां से एक जो आपने प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो आप जिसमें बात करते हो, ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, और जो इंटेग्रिटी है, नेशनल इंटेग्रिटी, इंटरनल सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है किसी कंट्री में, अगर इस किस्म की आप कह, और आपने जो बात कही कि भाई ये जो, तो ऐसा नहीं होगा कि यूएस इसको टेक ओवर कर लेगा, इसके जो वहां पे ऑयल रिजर्व और सारी टोटल इकोनॉमी जो उसकी कैप्चर कर लेगा, ऐसा नहीं। देखिए वहां पे आपके उसके डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनो, और जब पावर ट्रांजिशन हुई है, वाइस प्रेसिडेंट वहां की
जो है उसको प्रेसिडेंट का इंटरनल चार्ज, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वहां पे एक पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम है, डिफेंस है, और उनके इंटीरियर मिनिस्टर में सभी सपोर्ट कर रहे हैं इसको। जो आपने कहा, जो नोबेल प्राइज विनर है, जो मारिया मारिनो माचाडो, ठीक अपोजिशन लीडर है, लेकिन वो मैं ये बता दूं, एक डेमोक्रेसी कंट्री है, इलेक्शन वहां पे भी होती है, चाहे वो जो क्लोज है रशिया और चाइना के, जहां उसकी जो प्रोग्रेसिव वहां पे जो उसका है, और जहां जो आपने कहा कि उसने डिक्टेटरशिप वहां ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन सिस्टम तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। ये इनका ठीक है इंटरनल, जैसे ईरान में यूएस की इंटरवेंशन है, जहां यूरोपियन कंट्रीज की है, वहां पे ऐसा ही ये ठीक है, एक पॉलिटिकल चेंज लाए जो वहां के लोगों को कन्विंस करें, और वहां पे अपनी हुकूमत तो लेट जे आ जाती वहां पे मारिया और अपोजिशन का वहां पे इलेक्शन प्रोसेस में आ जाए। वैसा होना चाहिए जो एक आपने अगर, और वहां पे जो एक बात आ रही है, इनका जो ऑयल प्रोडक्शन सिस्टम है, क्रूड ऑयल का है, बड़ा स्लो है, ये एक बात है। और चाइना ने भी जहां से थी, और इंडिया ने भी किया 0.03% तेल हमने भी वहां से लिया, और क्या ये थोड़ा सा स्लो वहां पे, इसलिए वहां पे गरीबी है। और एक और रिसेंट, डॉक्टर साहब एक और मैं बात हूँ, रिसेंट इस अटैक से पहले इसने डरते हुए समहाउ जो आपका निकोलस माडुरो ने कहा कि सर आप आओ और यहाँ पे एक्सप्लोर करो, हम आपको भी एक सच देते हैं, जैसे चाइना, रशिया या इंडिया, कोई भी कंट्री है, आप भी इसको आप अपनी कंपनी में एक्सप्लोर करो, आप भी यहाँ पे काम करो हमारे साथ। तो इन्होंने नहीं माना, रिफ्यूज। और इनका क्या है कि नो, ये तो है कि हम मडोरो इस हुकूमत को मानते ही नहीं, इसको और नया सिस्टम डेवलप करेंगे। तो ये एक मुझे लगता है दादागिरी है, जो माइट इज राइट, जो अपनी जो जिसकी वो है लाठी उसकी भैंस है, ऐसा तो नहीं चलता लाठी और भैंस। तो ये एक आप कहते हो कि एक अगर इस किस्म का रहेगा, देखिए जो यूक्रेन में चल रही है बात रशिया से, ताइवान पे नजर है चाइना की, तो फिर किसी को रोक भी नहीं सकते। हमारा भी है, इंडिया भी है, बिल्कुल हमारा अजहर मसूद को लाना है वहां से, तो इब्राहिम है या नहीं है, जैसे इन्होंने अब्टाबाद से उसको लाया था कि आपका बिन लैडन को वहीं पे मारा था। तो ये मुझे सिस्टम, मुझे नहीं लगता ये इंटरनेशनल लॉ, यूएन ठीक है, यूएन अगर आप इस पे आप कह रहे हैं ना, कोई उसने अपना वक्तव्य कोई कंडेम नहीं किया इस जो है, तो फिर आप इसको डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन समझो। ऐसे भी डिफंक्ट है, जब WHO जो, तो उस वक्त जब कोविड का टाइम था, तो कोई इसने वो एक वर्ल्ड लेवल की कोई जो इसमें कोविड में इस्तेमाल, जो जैसे इंडिया ने अपनी वो ड्रग बनाई, तो डॉक्टर साहब आगे आप बात करो, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया जे वाला कि ये क्या ड्यू प्रोसेस लॉ है, ये रिकॉग्नाइज करता है, और वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा अगर इस किस्म की दादागिरी चलेगी। सब जैसे आपने कहा, वाकई जो आपने बताया कि वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे नहीं चलता, जैसे आपने बताया कि ड्यूरिंग कोविड भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना के साथ मिलके सारी की सारी जो पैंडेमिक की सीक्रेट्स जो थे वो दुनिया को नहीं बताए, और जब चाइना में पूरा पैंडेमिक फैल गया, फिर दुनिया को पता चला, WHO ने ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक किया, उससे पहले उनसे कहा अगर वो उसको बता दिया होता शायद इतना पैंडेमिक दुनिया में ना फैलता। और जब चाइना के लोग, वुहान के लोग पूरे यूरोप में जाके फैला गए थे बीमारी, तब जाके WHO ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया। तो ये एक एग्जांपल है कि ये जो यूएन एजेंसीज हैं ये पार्शियल नहीं है, ये इनका कोई रोल नहीं है, डिफंक्ट हैं। अब मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में इनको कोई मानने वाला है। तो श्रोता आगे बात करेंगे कि ये ऑपरेशन एक बहुत किस्म का प्रिसाइज स्ट्राइक थी, और इससे यूनाइटेड स्टेट्स की जो माइट है दुनिया को पता चल गई कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, किसी को कहीं से भी पकड़ के ला सकता है। और अमेरिका ने बेसिकली ये इनडायरेक्ट इशारा चाइना, रशिया और बाकी कंट्रीज को, वर्ल्ड को बताया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा बताएंगे इस प्रिसीजन ऑपरेशन के बारे में। तो 3 जनवरी को ये ऑपरेशन होता है, और 2 जनवरी को रात को 10 बजे के आसपास ट्रंप इस ऑपरेशन को ओके करते हैं कि गो अहेड। और अगले दिन 1 बजे के आसपास
150 एयरक्राफ्ट 20 डिफरेंट बेसेस से अमेरिका से उड़ते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर से उड़ते हैं। और इन जहाजों में बॉम्बर्स थे बहुत, जिनके बड़े मशहूर नाम है B-1 लैंसर्स और B-12 स्पिरिट्स। फाइटर जेट्स थे F-20 रैप्टर्स, F-35 और F-18 और सुपर होमर्स। इलेक्ट्रॉनिक अटैक प्लेन्स थे जिनमें EA-18 ग्राउलर्स थे। कुछ सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट थे जिनका काम था कि एरिया की सर्वेलेंस करते रहना, और रिकॉनिसा एयरक्राफ्ट होते हैं, ये भी सर्वेलेंस का ही पार्ट होते हैं, जो कम्युनिकेशन वगैरह सारा देखते हैं उस एरिया का। तो इतना बड़ा फ्लीट लेके, और इसके साथ हेलीकॉप्टर्स थे, और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से ही इनकी डेल्टा फोर्स जो है लैंड करती है उधर। तो हेलीकॉप्टर्स जो बिल्कुल लो लेवल पे सी पे चल रहे थे, हेलीकॉप्टर्स इनके साथ थे, और इनके साथ कुछ ड्रोन्स थे। और ये जो सारे एसेट्स थे, ये वहां से जब 22 एयर बेसिस से आते हैं, तो इनका मकसद यही था कि जो ग्राउंड फोर्सेस को सेफ पैसेज देना, ताकि जो ग्राउंड फोर्सेस है अपना काम बखूबी अंजाम करें। तो 1 से 2 के बीच में ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है, और ये सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर देते हैं, रडार्स को, कमांड सेंटर्स को। वेनेजुएला के कमांड सेंटर्स जो हैं, जो चाइना ने बिल्कुल इंस्टॉल किए थे, जब दिए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सारा पैरालाइज कर दिया जाता है वेनेजुएला की कैपिटल में। और यहां पर चाइना और रशिया का सारा एयर डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने दिया था, सारा एक्सपोज हो गया। नहीं, रशिया का भी था या रशिया का भी था, चाइना कहते हैं चाइनीज माइल फेल हो जाता है। और इससे कुछ पाकिस्तान में कल बातें हुई कि क्या हम लोग भी कभी, उनका S-300 भी था जो वो सारा का सारा फेल कर दिया गया, वो चलने ही नहीं दिया, सारा का सारा पैरालाइज हुआ अमेरिकन टेक्नोलॉजी के आगे। और आज आके वो क्या करते हैं, उनकी जो डेल्टा फोर्स है वो जाते हैं उनके बेडरूम में, वहां से निकोलस माडुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेंस को घसीट कर हथकड़ियां पहना के आधे घंटे में ऑपरेशन खत्म होके वापस अमेरिका पहुंच जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो यहाँ वेनेजुएला की 40 डेथ्स रिपोर्टेड हैं, इसमें सिविलियंस भी थे, वेनेजुएला के सोल्जर्स भी थे, और काफी जो है इस वक्त तक वहां पर बिजली नहीं आई है वेनेजुएला में, क्योंकि उनका सारा का सारा सिस्टम खराब हो गया है। और अमेरिका का जो एक पावर ग्रिड साइबर ऑपरेशन भी था, जिसने उनकी सारी पावर खराब कर दी, ब्लैकआउट कर दिया। ये एक किस्म का ट्रंप ने दुनिया को दिखाना भी था। नहीं डॉक्टर साहब, देखो जो आपने बात की कि यूएस ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है कि भाई एक बड़ी कंट्री है जहां उसके पास सारा ये जो सिस्टम है उसको अपने पास, तो वो छोटी कंट्री को, बिल्कुल, तो अब तो वर्ल्ड में कोई ऑर्डर नहीं, कोई सिक्योर नहीं, कोई भी छोटी कंट्री है, कोई भी बंदा जाएगा इस किस्म के एयर स्ट्राइक करेगा होगा। और प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ना, उसका एक वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है। देखिए डॉक्टर साहब, आप थोड़ा हिस्ट्री में आओ, जो आप इसकी बात है आप भी थोड़ा सा आगे और एक्सपेंड करना इसको, कि ये जो लड़ाई है तो आपने हिस्ट्री में दिखाया कि ये मुझे लगता है जी, जैसे इसमें रिजर्व जो है वर्ल्ड के रिजर्व सबसे ज्यादा वेनेजुएला में, वेनेजुएला का गरीब होना, वहां पे इकॉनमी डाउन होना, एक ही कारण है कि वहां पे जो एक्सप्लोर है, जो क्रूड ऑयल का है उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे जो टेक्नोलॉजी है वो वहां नहीं पहुंची है। चाइना ने किया है, एक्सट्रैक्ट किया, जितना माल खरीदा वहां पे। तो अभी क्या ये देखते हो आप ये बताइए, क्या यूएन, पहले तो देखो यूएस, क्या यूएस पहुंच जाएगा अपनी कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए, वहां तेल रिजर्व लेने के लिए? अगर इंटरवीन करेगा, पहुंचेगा, तो क्या इस रजीम में पहुंच सकता है, या पॉलिटिकल ट्रांजिशन जहां चेंजेस आएंगी तब पहुंच सकता है? कैसे पहुंचेगा? देखो जज साहब, मैं आपको बताऊं, कल से लेके जब से आज तक अमेरिका की सारी कंपनीज पहुंच चुकी हैं वेनेजुएला में, पहुंच चुकी हैं, दे हैव टेकन ओवर एवरीथिंग। और आने वाले वक्त में अमेरिका ने क्या किया है, एक ही तीर से काफी निशाने किए हैं। और श्रोताओं, मैं अभी इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या कारण रहे हैं, क्यों अमेरिका ने ये एक्शन लिया, उसमें ये भी सारी चर्चा हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इल्जाम उन्होंने लगाया, बहाना, जिसको हम बहाना बोलेंगे, कि जो माडुरो थे, वेनेजुएला था, वो नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, ड्रग ट्रैफिक में इन्वॉल्व थे, करप्शन के चार्जेस थे, वहां पर वो डिक्टेटर थे,
वहां इलेक्शंस को रिग करते रिग थे। किया था। अब रिग तो पाकिस्तान में भी हो रहा है। हो रहा है। पाकिस्तान में कौन सा, मुझे लगता है बिल्कुल। आसिम मुनीर तो ज्यादा क्रिमिनल एज कंपेयर टू बिल्कुल मडूरो। Agree उसको क्यों नहीं totally. किया? उसको तो बैठ के वो डिनर वो खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और उनका पेट वो है। इसका मतलब ये और स्टोरी है, कथा कुछ और है। ये बहाना था ड्रग ट्रैफिकिंग का। और डॉक्टर साहब एक और बीच में रोकूंगा, जो आपने बात की ना बीच में, थोड़ा छोटा छोटा इसमें रखेंगे। ये बताइए, अगर हुकूमत इसकी जो अपना जो निकोलस मडुरो की और वाइस प्रेसिडेंट इसकी जगह इंटरम प्रेसिडेंट चुना गया है, और डिफेंस मिनिस्टर की इसकी स्टेटमेंट सुनो या इंटीरियर मिनिस्टर की सुनो, उन्होंने पूरी सपोर्ट की है और कंडेम किया है। और उन्होंने कहा कि ये इंटरनल जो हमारा सिस्टम है, सॉवरेंटी है, इसमें इंटरफेरेंस है और बहुत ये क्राइम और हेजिमोनी क्रिएट करना चाहता है। क्या जो आपने कहा कंपनी वहां पर पहुंच गई है, क्या फिर वो कैसे होगा? क्या तो फिर तो कंट्री को ही अगर किसी के आप रिजर्व ले लेते हो वहां पे, तो फिर तो ये मतलब कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है उसका क्या बनेगा? सर देखो, ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अभी जो वहां का प्रशासन जो है ट्रंप चलाएंगे, जब तक की नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती, जब तक उनका पपेट प्राइम प्रेसिडेंट नहीं बन जाता, तो अभी तक पूरी जो वही वो तो फिर उससे बड़ी चाहती है नोबेल प्राइज विनर, जो क्या नाम है उसका आपका मरीनो। इसमें ऑपोजिशन लीडर जो थी, जिसको नोबेल पीस प्राइज मुझे लगता है नहीं क्यों दिया उसको, वो इसके सारे पीछे वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया मारिया कोरिनो मशाडो ने, कि वो भी ट्रंप से मिली हुई है। और श्रोता, जब इसको नोबेल प्राइज मिला, और नोबेल प्राइज डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते थे, और सबसे जब जैसे इसको पता चलता है नोबेल प्राइज, वहीं ये पहले ट्रंप को फोन करती हो, ट्रंप साहब ये नोबेल प्राइज आपका है, आप ले लो इसको। एक और बात हुई कि इसने जो इसको जो जिन्होंने इसके जो चूज किया था, तो जजेस थे, इसको जिसने अवार्ड दिया नोबेल, उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी जो रिस्टोर करने के लिए एक बीकन लाइट है, इसने बहुत काम किया है जी लेकिन जब अब जो यूएस करने जा रहा है, जो वहां पे उनके तेल रिजर्व ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है, खुद एक्सट्रैक्ट करेगा क्रूड ऑयल वहां से, तो क्या आप ये समझते हैं कि वहां पे ट्रांजिशन, हाँ ठीक है, इलेक्शन दोबारा हो, इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, उनकी जो यूएस को कंपनी को वहां पे इन्वॉल्व करें एक्सट्रैक्ट, लेकिन ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, कोई प्रोसीजर होना चाहिए। एक हुकूमत एग्जिस्ट कर रही है, प्रॉपर ट्रांजिशन हुई नहीं, जैसे अगर इलेक्शन होने दो, लेट देयर बी, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सारा वो सिस्टम, उनके जो इकोनॉमी है पूरी ऑयल रिजर्व, मुझे नहीं लगता ऐसा एक हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, यूनाइटेड नेशन है, ठीक है हमने बात की है, लेकिन इस किस्म का अगर होगा तो कैसे जैसे आगे फोकस हम करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में, वही बात है लड़ाई। वेनेजुएला में दुनिया के लार्जेस्ट क्रूड ऑयल के भंडार हैं, जिसमें 303 बिलियन बैरल्स क्रूड है। लेकिन शुरू तो आपको बताऊं, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल जो है अमेरिका है, क्योंकि लेकिन वो क्या करता है, क्रूड ऑयल लेके प्रोसेस करके ऑयल बेचता है। लेकिन अगर आप भंडार की बात करें, अमेरिका बड़ी पीछे है लिस्ट में। तो श्रोताओ, 303 बिलियन जो बैरल है क्रूड ऑयल जो है, वो वेनेजुएला में है, और दुनिया में हर एक की नजर इसके ऊपर है। चाइना की नजर है, रशिया की नजर है। लेकिन जब से 2013 में माडुरो आए हैं, अमेरिका ने पूरी कोशिश की है इनका क्रूड ऑयल दुनिया में एक्सपोर्ट ना हो सके। हुआ है, लेकिन उस स्पीड से नहीं हुआ है, क्योंकि तो निकला ही नहीं है। चाइना ने किया या इंडिया ने किया। और दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया था, 267 बैरल्स है, बिलियन बैरल्स। ईरान तीसरे नंबर पे 209 बिलियन बैरल्स। कनाडा चौथे नंबर पे 168, और पांचवें नंबर पे इराक। तो टॉप 5 अमेरिका। आगे एक बीच में आपका ही जो आप ही इसका जवाब देंगे, ओपेक का क्या बनेगा? हाँ श्रोताओ, जो सबसे बड़ा एक कुछ फायदा भी होने वाला है देखो क्या, क्योंकि आज से पहले दुनिया में तेल का जो रेट फिक्स करता था ओपेक, मोनोपोली थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और सबसे ज्यादा इसमें रोल रहता था सऊदी अरेबिया का। और ओपेक मिलके ये ऑयल का प्राइस फिक्स करते थे और मनमाने पैसे चार्ज कर रहे थे, बहुत ज्यादा है। और ये जो अमेरिका और ट्रंप का कहना था, ये जो पैसे चार्ज कर रहे हैं, इसी पैसों से दुनिया भर में ये टेररिज्म की फंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, बट टेररिज्म की फंडिंग कर रहे हैं। और अब जैसे ही वेनेजुएला में
कल से अमेरिका की कंपनीज पहुंच चुकी हैं, वहां से जैसे क्रूड ऑयल आएगा, वो क्रूड ऑयल लोग अमेरिका में तो नहीं लेंगे, लेकिन दुनिया की मार्केट में फेंक देंगे, इन्फ्लक्स करेंगे। और जैसे दुनिया में मार्केट में इन्फ्लक्स होगा, तेल का जो दाम है कम होगा, और आने वाले वक्त में तेल का जो प्राइस है ओपेक नहीं करेगी फिक्स, अब ये अमेरिका करेगी। क्यों? अमेरिका अब ये वाला जो ऑयल के ऊपर उनका जो कैप्चर है अगले 50 साल नहीं छोड़ने वाला, और अपनी एनर्जी की सिक्योरिटी उनको हो गई है। उनके जो खाली भंडार हैं, इस तेल में भी उनको बेनिफिट होने वाला है। जो भी हुकूमत आएगी अब उनको सपोर्ट करना भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले वक्त में तेल का, आप श्रोता देख लें, तेल के प्राइसेस कम होने वाले हैं, क्योंकि ये जो ओपेक कंट्रीज की, सऊदी अरेबिया की जो मनमाने रेट्स थे तेल के, अब वो एक फिक्स प्राइस होगा दुनिया में, और अमेरिका उस प्राइस को फिक्स करेगा। तो ये इसका तो डॉक्टर साहब मैं बीच में इसका ये हो गया, इसका जो आपने कही कि प्राइस डाउन होने वाले हैं, ओपेक की मोनोपोली खत्म हो गई, और ये एक नया एरिया जो आ गया, वेनेजुला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनको एक्सप्लोर कर रहा है यूएस, और ये ओपन मार्केट में तेल आएगा और उसके सस्ते दाम। लेकिन एक बात ये है कि यूएस के पास जो अपने रिजर्व है वो अभी तक उसने टच ही नहीं की है ना, वो तो इसलिए ये वाला एक जो आप इसको कह सकते हो दूसरे जैसे पहले होता था कि जो वार है और ऑयल, और ठीक है ऐसी बात है। तो अभी ये आपकी एक आ गई इकोनॉमी जो इसमें है। आप थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स में बात करें कि जो इसका इम्पैक्ट है। एक तो हमने बात की कि जो वर्ल्ड ऑर्डर यूएन इररेलेवेंट हो गया है, डिफॉन्ट है, जो इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। मैं थोड़ा इसके बारे में बात करूँ, फिर आप जियो पॉलिटिक्स की बात करें। चलो आप ही करो, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं अप्रोच किया यूएस ने, और इसकी जो खुद ही वहां पे इन्होंने उसको वहां से कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते थे और कह सकते थे कि हमारी कोर्ट, फेडरल कोर्ट में नार्को टेररिज्म का, ड्रग ट्रैफिकिंग का केस जी नकुलस मेट्रो पे चल रहा है, तो आप इसको वहां से हमें दो, हमारी उस पे, और ये एयर स्ट्राइक करके किसी प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट को लाना वहां पे और प्रोड्यूस करना किसी कोर्ट में, इस बहाने से मुझे लगता है ये कोई वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ कोई सिस्टम इंटरनेशनल, जैसे आपने बोला चार्टर है, ह्यूमन राइट्स हैं, आपने बताया कि अमेरिका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं अप्रोच करना चाहिए था, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग, क्योंकि उनका मकसद था ही नहीं। अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ड्रग ट्रैफिक, नार्को टेररिज्म के माडूरो के खिलाफ करते, हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको सजा भी देती, लेकिन अमेरिका का रोल था वेनेजुएला के तेल के ऊपर, तेल आ गया, तेल आ गया, उस पर कब्जा करना था दुनिया में, वो इकोनॉमी को, और अपने जो खाली कॉफर है उनको भरना। और श्रोता, अब इसके कड़ी में एक और बात बताऊंगा, सिल्वर की बात करूंगा। ये सिल्वर की नहीं डॉक्टर साहब, पहले सिल्वर पे पहले ये बताओ, एक देखो ना, एक कभी थोड़ा वर्ल्ड ऑर्डर करने दो। आपने कहा कि वहां पे कोई, लेकिन पॉलिटिकल, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन, वो अपना जो भी है अपोजिशन लीडर है, जो नोबेल प्राइज विनर है, मुझे लगता है इलेक्शन करवा के समाओ टाइम लगेगा, लेकिन वहां पे अपनी हुकूमत, और फिर ये जो एक्सरसाइज, इसको ये जो प्यारा नहीं लगा, और जो इसका चाइना और रशिया के साथ इसके जियो पॉलिटिक्स की बात करा, रिलेशन थे, उसने कहा तेल ले लेंगे, तेल लेने की कोई बात नहीं है, और तेल देने के लिए आपको जो है कि तेल लेने तैयार भी था वो, कि भाई आप आओ अपनी कंपनी को, लेकिन इसने कहा आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आप रशिया और चाइना के एक वो, तो हम अपनी हेजीमोनी चलाएंगे, अपनी हुकूमत। मुझे लगता है कि सबसे वहां पे पावर ट्रांजिशन होगी, नया आएगा पावर ट्रांसफॉर्मेशन में, कोई भी आएगा, वो एक पपेट गवर्नमेंट होगी यूएस की। तो आप अभी आ जाओ, इस पे भी बात कर सकते हैं, और उस पे बात करें जो आपने कहा पहले, इस पे जो आप सिल्वर के ऊपर की, सिल्वर का क्या रोल है। जज साहब ने कहा कि ट्रंप ने क्लियर बोल दिया कि हुकूमत उन्हीं की चलेगी जब तक कि उनकी पपेट गवर्नमेंट नहीं इंस्टॉल होती, इलेक्शन करवा के जो भी उनको बनाना चाहते हैं, जिनको भी, वो भी यूएस की बनाएंगे, वो भी यूएस का ही होगा। लेकिन श्रोताओं, एक और कड़ी थी कि सिल्वर की मैं बात करूंगा कि अमेरिका में सिल्वर के भंडार नहीं के बराबर हैं। जितनी भी मल्टीपल कंपनीज हैं, चाहे वो एलन मस्क की कंपनीज है, उनका स्टारलिंक है,
या टेस्ला है या इंटेल है, जो भी कंप्यूटर माइक्रोचिप्स है, हर जगह सिल्वर की जरूरत होती है। अमेरिका के पास इस वक्त कॉफर्स खाली हैं, और अमेरिका तरक्की कैसे करेगा जब सिल्वर नहीं है? तो इनकी ये इंडस्ट्रीज आने वाले वक्त में फेल हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है, भारत ने पिछले 3-4 साल में 6000 टन जो अपना सिल्वर है अपने रिजर्व रखा है, अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, रिजर्व बैंक में रिजर्व किया है। चाइना ने मैक्सिमम दुनिया का सिल्वर अपने कब्जे में कर लिया हुआ है, और दुनिया की मार्केट में सिल्वर नहीं के बराबर है जितनी, और जो जहां से सिल्वर होता है वो सारी खाने खाली हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा सिल्वर जो होता है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में है, और लीडिंग जो है पेरू है। पेरू ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है जिसमें मैक्सिमम सिल्वर है। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट किसी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मैक्सिको हो सकता है, कोलंबिया हो सकता है, पक्का उस पर अटैक करेगा। और उनका मकसद वही है, वहां का सिल्वर लेना। और ये एक्शन शायद 2 महीने बाद होता, लेकिन अब जैसे मैंने पहले बताया, हफ्ता पहले रशिया और चाइना ने सारा का 800 टन जो सिल्वर था वहां अपने कब्जे में ले लिया। और जैसे हमारे बुजुर्ग कहते रहे हैं कि सोना और चांदी जो हमारा रिजर्व होता है, अब वो जमाना आ गया है। क्योंकि सिल्वर का रोल इसलिए है, तो सिल्वर इस वक्त पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है। भारत में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बन रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी में 1 किलो सिल्वर लगता है, 1 किलो सिल्वर लगता है। और जितने भी माइक्रोचिप्स हैं, और हर इंडस्ट्री में आजकल सिल्वर हो रहा है, जितनी भी जो है माइक्रोसॉफ्ट, ये छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो जिसमें इसका मतलब कि जो माइक्रोचिप्स हैं, रेयर मिल रहा है, वहां भी सिल्वर की जरूरत वो तो वहां वो भी होगा, लेकिन उसके साथ सिल्वर की जो आपने कहा 1 किलो एक बैटरी के लिए लगता है, उस सिल्वर में। तो ये एक कारण भी था उसके पीछे। और अब सबसे लास्ट में ये कारण उनका ये रहा कि एक ही झटके में अमेरिका ने रशिया और चाइना का जो था, वेनेजुएला के साथ जो उनका नाता था, तोड़ डाला। क्योंकि आधे घंटे के ऑपरेशन में रशिया और चाइना बिल्कुल मुंह देखते रह गए। चाइना तो सपोर्ट में नहीं आ सका। पहले तो उन्होंने पूरा उनको वायदा किया था माडुरो को, जैसे आपके अटैकर हम आपके साथ होंगे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। अब दुनिया में ये प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है, कल मुझे लगता है हो सकता है, मैं तो कॉन्फिडेंट हुआ अगले 1 महीने में चाइना ताइवान को भी अपने कब्जे में ले लेगा। वो बोलेगा अमेरिका कर सकता, हम क्यों नहीं करेंगे। मुझे लगता है इंडिया को भी इशारा था। कल वो जो असदुद्दीन ओवैसी जो हमारे लीडर हैं एमक्यूएम के, उन्होंने बोला है कि मोदी जी को रिक्वेस्ट की है कि जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, हम क्यों ना ऐसा ही ऑपरेशन करके हमारे जो मिलिटेंट्स हैं वहां पर, जो मेन हाफिज सईद है, अजहर मसूद है, और भी हैं, उनको क्यों नहीं ला सकते। तो एक नई बहस छिड़ चुकी है दुनिया में कि अब इंटरनेशनल कानून को कोई नहीं मानेगा। और कल के बाद हमारे बांग्लादेश के साथ भी काफी हम लोगों ने सख्त लहजे में बात की है। भारत ने अपने सारे क्रिकेट जो मैचेस हैं फ्यूचर में बंद कर दिए हैं बांग्लादेश के। इसका मतलब है भारत भी आने वाले वक्त में इसी एक्शन को रेप्लिकेट करेगा। और सबसे हमें खुशी की बात यह है कि आने वाले वक्त में तेल के दाम कम हो। तो तेल तो आपने कम कर ली है, और लेकिन मैं इसको कोई भी जो राइट थिंकिंग, चाहे नेशन होगा, बंदा होगा, ह्यूमन राइट की बात होती है। यूएन चार्टर जो फ्रेम हुआ, यूएन डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है, उसके बाद अवाल्व हुए ह्यूमन राइट्स, और उसमें सॉवरेंटी है कंट्री की, इंटरनल सिक्योरिटी है। और अपना जो आपने कहा चाइना और रशिया ने जो वेपन दिए इसको, उनका फेल होना और जो डिफेंस सिस्टम था, और यूएस का आना, नो डाउट उसकी एक सुपरमेसी है। जो भी उसकी डेल्टा फोर्स जो आई, वो दुनिया में वो उसका भी कोई मुकाबला नहीं है, और उसकी एक हिस्ट्री भी रही है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि फिर भी एक वर्ल्ड ऑर्डर रहना चाहिए। जैसे आपने कहा ताइवान भी खुला हो गया, से ये चाइना भी है, ताइवान को कब भी कर सकता है। और आपने एग्जांपल दी यूक्रेन का, रशिया जो चल रही है बाहर, तो वो तो फिर उसको जो ओपन हैंड बन गया। लेकिन ये इस किस्म का सिस्टम जो है ये प्रवेल नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर है एक नमक। और फिर आप क्या सोचते हो, क्या थर्ड बार वर्ल्ड वार होने का चांस नहीं है? बिल्कुल सर, एक वो भी बात है। तो ये जो सारी है, तो एक मुझे लगता है या तो थर्ड बार हो जाए, एक बार दोबारा यूनाइटेड नेशन बन जाएगी, कुछ जरूरत बनेगी बनाने के लिए, या यूनाइटेड नेशन और जो 5 नेशंस हैं परमानेंट मेंबर्स हैं, तो इनको ये जब तक इनकी हेजिमोनी, जैसे आपने कहा चाइना इसको पकड़ लेगा,
इसको ताइवान को, और यूक्रेन को पकड़ लेगा तो यूएस किसी को भी पकड़ लेगा। बाकी तो एक हम ये सारा जो वर्ल्ड सिनेरियो बन रहा है और इंडिया पे जो इम्पैक्ट है, ये सारा देखते हुए मुझे जहां तो फिर डॉक्टर साहब थर्ड वार की तरफ हम जा रहे हैं, वर्ल्ड वार की तरफ, और एक नया यूनाइटेड नेशन बनेगा अगर एग्जिस्ट करेगा वर्ल्ड तो। क्योंकि जो हमारे पास इस वक्त जो वेपन हैं, वेपन नहीं आर्म्स हैं, वो तो फिर न्यूक्लियर बाहर तक जा सकते हैं। कोई भी, ठीक है ये छोटी कंट्री है जिसपे आपने एयर स्ट्राइक कर लिया, तो अगर इस किस्म का, जैसे आपने कहा इंडिया आवेद सईद को करेगा, जाजर मसूद को करेगा, तो फिर तो यहाँ पे वो न्यूक्लियर पावर कंट्री है। क्या आप देखते हो क्या पॉसिबल है? और ताइवान को पूरा यूएस का पूरा सपोर्ट है, और जो आपका ये पाकिस्तान है इसको भी यूएस का पूरा सपोर्ट है क्या? और यूक्रेन को इसके पीछे नाटो है क्या? ये जो इस वक्त सिनेरियो, इसको मुझे लगता है कि यूएन की असेंबली की एक मीट होनी चाहिए, और वहां पे जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को इंटरवीन करना पड़ेगा। और अगर कोई तरीके से यूएस ने इन्वॉल्वमेंट अपनी करनी है तो एक रेगुलर वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम चेंज आए, और वहां पे जो भी वहां की गवर्नमेंट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट आए वो जैसे डिसाइड करे अपनी इकोनॉमी के बारे में, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में, तो वो एक सिस्टम रहना चाहिए। शुरू करते हुए मैं ये कहूंगा कि जज साहब ने थर्ड वर्ल्ड वार की बात उठाई, तो श्रोताओं जैसे ही कल ये हादसा होता है तो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग ने इमीडिएटली ईस्टर्न अपने समुद्र के पास काफी मिसाइल्स दागी हैं, और उसके बाद बोला है यूएस ट्रंप को चैलेंज किया है कि मेरा मित्र है माडुरो, उसको छोड़ दो नहीं तो थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगी। थ्रेट दिया थर्ड वर्ल्ड। लेकिन मैं असली बात कहूं श्रोताओं कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो हुआ है, अमेरिका ने जितला दिया है कि हम यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर बने थे, अब मुझे लगता है 1945 के पुराने एरा में हम पहुंच चुके हैं, और मुझे लगता है हर कंट्री अपने दूसरी कंट्री के साथ दो दो हाथ करेगी। गरीब प्रॉब्लम आ रही है सर गरीब कंट्रीज के ऊपर। अब क्या हो रहा है, अमीर कंट्री छोटी कंट्री को उसका लूट के सारा खजाना ले रही है। जैसे अमेरिका की, मैंने आपको बताया, मुझे पूरा अंदेशा है कि अब जाके अब किसी और लैटिन अमेरिकन गरीब कंट्री के ऊपर नजर होगी। जैसे पेरू की बात की है, उनका खजाना लेना मेक्सिको है, और गरीब अरब कंट्रीज हैं, और जो वर्ल्ड पावर्स हैं जैसे इंडिया है, चाइना है, रशिया है या अमेरिका है, इनके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, ना कोई करेगा। अब जाके ये जो कंट्रीज हैं कोशिश करेंगे, जिसके साथ भी उनके टर्म्स हैं, जिनके साथ भी जो अभी तक यूएन के ऊपर देखते थे कि वो हमारा मसला हल करेंगे, अब मुझे लगता है वो अपना मसला खुद ही हल कर लेंगे। जब तक कि यूनाइटेड नेशंस नए सिरे से रीऑर्गेनाइज नहीं होती, कम से कम 10 या 15 परमानेंट मेंबर बने होंगे, तो जाके 15 परमानेंट मेंबर बनेंगे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में, तब जाके मुझे लगता है कि कुछ नया वर्ल्ड ऑर्डर में और पीस प्रिवेल करेगा दुनिया में। लेकिन अब जो आने वाला वक्त है, मुझे लगता है अब आने वाला वक्त है, यही ट्रेंड चलेगा जो अमेरिका ने किया। तो मैं डॉक्टर साहब बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ जो बात आपने कही। मैं सिर्फ यही करता हूँ कि जहां तो थर्ड वार, तो भाई न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, वर्ल्ड रहेगा नहीं रहेगा ये भी है। अगर रहेगा तो फिर जो एक नया यूएन आएगा, तो अगर इस वक्त इंटरवेंशन होगी, सबसे बड़ी बात है अगर यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वीटो होता है। हो सकता है यही बात जो इसके प्रेसिडेंट को उठाना, ये यूएन में जाएगा, यूएन सिक्योरिटी जो जनरल असेंबली में मामला आएगा, डिस्कस होगा कि क्या ये यूएन चार्टर की वायलेशन है, जो इंटरनेशनल बोर्ड ऑर्डर है उसकी वायलेशन है। ये क्वेश्चन उठेगा और यूएस के खिलाफ, लेकिन वहां पे वीटो यूएन खुद वीटो करेगा यूएस। तो मुझे लगता है कि इससे जो आपने कहा कि ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये बढ़ाने पड़ेंगे, और ये जो इनकी हेजिमोनी है, वीटो पावर है, हमने एक बार पहले भी बात की थी, वीटो पावर लेने पड़ेगी कि, और वीटो पावर में भी एक आप कह सकते हो मेजॉरिटी 5 मेंबर हैं, जो और हम कहते हैं जहां से ही शुरू हो कि जो यूएस का एक्शन था
एयर स्ट्राइक थी जिसने ये दिया है एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जो ये एक नेम दिया है, इस स्ट्राइक को क्या रिकॉग्नाइज करता है वर्ल्ड ऑर्डर, क्या ज्वाइन करता है? तो इस पे वोटिंग हो, 5 मेंबर भी और जनरल असेंबली में भी। जो पहले तो जनरल असेंबली में हो कि इसको कौन से लोग हैं। एक अब देखना आपने, जो कंडेम किया, कुछ लोगों ने सपोर्ट की, कुछ चुप रहे, तो ये भी चुप रहे हैं। और जो ईयू जो है, जो यूरोपियन यूनियन में आधा इधर आधा उधर है, 3 कंट्रीज, ईरान, रशिया और चाइना, और जो आपने कहा नॉर्थ कोरिया, इन्होंने अपोज किया है इस सिस्टम को। तो जो आप कह रहे हो कि लेकिन ये जो सारी बातें हैं, लेट दोस बी एयर स्ट्राइक का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात हो, और फिर परमानेंट और वीटो पावर है, सिंगल नहीं करे, और वहां पे ये हो कि मेजॉरिटी वहां पे करे कि आप वीटो हो तो इसको टोटली हम इस जो एयर स्ट्राइक है, ये जो एक अटैक है, जो इंटरनल सॉवरेंटी के अगेंस्ट है किसी नेशन के, और वहां पे कैप्चर करके ले जाना, इसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। तो हर एक को करना चाहिए जो एक राइट थिंकिंग एक ह्यूमन बीइंग है, जो विश्वास करता है, जो यूएन डिक्लेरेशन में 1948 की आगे जो यूएन चार्टर है, तो ये और इस किस्म के एयर स्ट्राइक या इस किस्म की जो एक्शन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसी होप से हम आजादी लेते हैं। थैंक यू मेरे